नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ऐसा से पहले एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सिरुई लिली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर राज्य में मनाया जाता है सिरुई लिली उत्सव। सिरुई लिली उत्सव के दौरान मुख्य रूप से किस जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा तांगखुल नागा जनजाति की संस्कृति को दिखाया जाता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि मणिपुर में मेइती और कुकी जनजातियाँ भी रहती हैं। तो इस उत्सव के बारे में अगर हम लोग देख लें तो यह मणिपुर के उखरुल जिले में मनाया जाता है और यह एक तरह से सांस्कृतिक और पर्यावरण पर्यटन से संबंधित एक उत्सव है। यह वहाँ के राज्य फूल सिरुई लिली, जिसका नाम लिलियम मैक्लिनिए है, उसके ही खोजे जाने के उत्सव पर मनाया जाता है, अवसर पर मनाया जाता है। और इसकी जो खोज की थी वह की थी एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री फ्रैंक किंगनवार्ड ने, और उन्होंने इसका नाम जो है, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो अपनी पत्नी जीन मैकलिन के नाम पे रखा था। इसमें तांगखुल नागा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत में विटामिन डी की कमी की महामारी जो है वह बहुत ही विभत्स रूप ले चुकी है, और तो इससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में विटामिन डी की कमी से आमतौर पर कौन सी स्वास्थ्य स्थिति जुड़ी हुई है? आमतौर पर कौन सी बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से? तो आमतौर पर होती है ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की बीमारी है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए एक अनुशंसित रणनीति क्या है? किस तरह से इसकी कमी को दूर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा डेली जो है, प्रतिदिन क्या किया जाए, 10 से 30 मिनट तक दैनिक धूप का सेवन किया जाए, तो उसके संपर्क में रहा जाए, तो यह जो विटामिन डी की कमी जो है वह दूर हो जाएगी। और बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे गैर फोर्टिफाइड दूध तो नहीं, फोर्टिफाइड दूध पीना चाहिए। और अगर हम लोग विटामिन डी के बारे में जानना चाहें तो कई सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो विटामिन डी जो है हमारे हड्डियों के हेल्थ के लिए, जो बोन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और केवल हड्डियों के लिए नहीं, इससे हड्डियों से संबंधित कई सारी बीमारियां होती हैं, जैसे रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जो कि बच्चों में होती है, विटामिन डी की कमी से ही होती है। इसके अलावा हो जाती है ऑस्टियोमेलेसिया, बड़ों में होती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा अभी, वयस्कों में हो जाती है। विटामिन डी हमारे लिए और भी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम लोग विटामिन डी के बारे में जानें तो हमारे मसल, जो हमारे मांसपेशियां हैं, उसके फंक्शंस के लिए भी विटामिन डी जो है वह बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से कई बार लोगों को डिप्रेशन भी हो जाता है, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन डी जो है वह ज़रूरी है। या कैंसर से भी प्रिवेंशन करता है, कैंसर से भी हमें बचाता है, तो विटामिन डी बहुत बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि के लेवल को भी संतुलित रखने के लिए भी, शुगर के लेवल को भी संतुलित रखने के लिए विटामिन डी जो है का सेवन जो है वह बहुत ही ज़रूरी है। और यह बहुत ही आसान है क्योंकि इस प्राप्ति करना इसकी, क्योंकि यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनके यूवी बी रेज जो है, अल्ट्रावायलेट बी रेज जो हैं, उनके संपर्क में रहने पर हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली जो स्किन के अंदर जो है विटामिन डी जो है वह बन जाता है। और विटामिन डी के लिए अगर स्रोतों को हम लोग देखें तो स्रोत में कई सारे हैं, जैसे मांसाहारी स्रोतों में देखें तो मछली इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा जो समुद्री भोजन होते हैं, जैसे टूना मछली, साल्मन, मैकरल, ये सब भी ज़रूरी है। इसके अलावा अंडे का जो जर्दी होता है, एग योक होता है, वो भी फ़ायदेमंद है। मशरूम में भी विटामिन डी जो है वह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो मशरूम भी का भी सेवन किया जा सकता है, शाकाहारी लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा अभी के समय में क्या किया जाता है, दूध आदि को विटामिन डी से फोर्टिफाइड कर दिया जाता है, तो फोर्टिफाइड जो है दूध पीना चाहिए, गैर फोर्टिफाइड नहीं। ये विटामिन फोर्टिफाइड का अर्थ हुआ कि उसमें विटामिन डी इत्यादि जो है ऊपर से मिला दिया गया है, तो विटामिन डी फोर्टिफाइड दूध का सेवन किया जा सकता है। विटामिन डी में D2 और D3 दो तरह के जो हैं बहुत ही उपयोगी हैं। D3 जो है वह ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि वह आसानी से जो है हमारे शरीर में जो रक्त में इसके प्रभाव का पता चलाना आसान होता है। तो विटामिन D3 को कहते हैं कोलोकैल्सिफेरॉल, इसको कहते हैं कोलोकैल्सिफेरॉल, और इसको कहते हैं एर्गोकैल्सिफेरॉल। तो विटामिन D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल और ये है कोलेकैल्सिफेरॉल।
विटामिन डी की डिफिशियंसी से बचना हमारे सबके लिए ज़रूरी है, और अगर इससे नहीं बचा जाए तो कई सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। वृद्ध लोगों के लिए तो और भी ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मांसपेशियां इससे कमज़ोर हो जाती हैं। अब अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। INSV कौंडिन्य बिना किलो के बनाने के लिए कौन सी प्राचीन तकनीक का उपयोग किया गया था इसके निर्माण में? अभी INSV कौंडिन्य जो है वह चर्चा में रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? यह जो है स्टिच शिप है, यह सिला हुआ जहाज है। सिला हुआ जहाज का तकनीक है INSV कौंडिन्य, और यह भविष्य में यात्रा भी करने वाला है। तो कहाँ की यात्रा करने वाला है यह? तो यह यात्रा करने वाला है गुजरात से ओमान तट की यात्रा करने वाला है। INSV कौंडिन्य के पालों पर, यानी जो उसके सेल्स हैं, उस पर कौन सा पौराणिक प्रतीक प्रदर्शित किया गया है? तो इस पर जो प्रतीक है वह है गंडभेरुंड। इसे हम लोग देखते हैं आगे। अब INSV कौंडिन्य के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह पारंपरिक रूप से निर्मित सिला हुआ नौकायन जहाज है। भारत में पहले सिले हुए जहाज चलते थे, और इसका जो प्रमाण मिला था वह कहाँ मिला था? इसका प्रमाण अजंता की गुफाओं में भी मिला था। जो कौंडिन्य थे वो एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय नाविक थे, जो 2000 साल पहले ही साउथ ईस्ट एशिया गए थे, और वहाँ उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह भी किया था। रानी सोमा से विवाह किया था, राजकुमारी सोमा से, और फुनान साम्राज्य की सह स्थापना भी की थी। मेकांग डेल्टा से होते हुए गए थे, और समुद्री डाकुओं से, पायरेट्स से भी वो बचते बचाते गए थे। तो ये कथा जो है वो साउथ ईस्ट एशियाई स्रोतों में और चीनी स्रोतों में भी मिल जाती है, और यह दिखाता है कि भारत का कितना अधिक प्रभाव था, समुद्री प्रभाव था उस समय। अजंता की गुफाओं में जो चित्र दर्शाए गए उसी के आधार पर इस जहाज़ का पुनर्निर्माण किया गया है। ये 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्र हैं। इन जहाज़ों को बनाने के लिए जो है नारियल के रस्सी, रेसे, प्राकृतिक रेजिन इत्यादि का प्रयोग किया गया है, और इसका निर्माण किया है बाबू शंकरन ने, और इसे गोवा के होडी शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। इसको निर्माण में जो है IIT मद्रास ने भी बहुत भूमिका निभाई है। और अगर देखें तो इसके पालों पर गंडभेरुंड को दर्शाया गया है, 2 सिर वाला गरुड़ होता है, और सूर्य को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा एक और शेर के जैसे दिखने वाले पौराणिक प्राणी को दर्शाया गया है, उसका नाम है सिम्हायाली। सिम्हायाली नाम है उसका। इसके निर्माण में आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने ही इसकी अवधारणा दी, और इसके निर्माण में संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना, होडी इनोवेशन सब ने मिलकर काम किया। अब यह गुजरात से ओमान की यात्रा करने वाला है, और इसके चित्र को अगर हम लोग देखें तो ये है INSV कौंडिन्य, और इसके अगर पाल को देखें तो यही है गंडभेरुंड, 2 सिर वाला गरुड़, और यहाँ पीछे सूर्य देख सकते हैं। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए विजेता कृति हार्ट लैम्प किसने लिखी है? तो इसकी लेखिका कौन है? इसकी लेखिका है बनु मुश्ताक। हार्ट लैम्प मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, और इसका बाद में अनुवाद किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की 50,000 पाउंड की राशि कैसे वितरित की जाती है? तो यह लेखक और अनुवादक के बीच जो है समान रूप से बांट दी जाती है। इस पुरस्कार के बारे में अगर हम लोग देखें तो बनु मुश्ताक जो है उन्होंने कन्नड़ में लिखा था, और इसको कन्नड़ से दीपा भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया 2025 का। हार्ट लैम्प है पुस्तक का नाम, अंग्रेजी में हार्ट लैम्प ही हम लोग याद रखेंगे। और यही जो है, यह है बनु मुश्ताक, और ये जो है ये है दीपा भास्ती। यह कहानियों का संग्रह, लघु कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज हैं, और इनमें मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के जीवन को और उनके जो चैलेंजेज हैं उसको दर्शाया गया है। बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है 2 अलग अलग पुरस्कार हैं। यह जानना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि दोनों को बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ही चलाता है, तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, क्योंकि बुकर पुरस्कार जो है केवल उपन्यास के लिए प्रदान किया जाए, नोवेल्स के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है, जो कि बनु मुश्ताक को मिला है, वह किसी भी तरह के फिक्शन के लिए है, जैसे कि इसमें कोई भी शॉर्ट स्टोरीज भी कलेक्शन भी हो सकता है, और नोवेल भी हो सकता है। जो जैसे बनु मुश्ताक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई हार्ट लैम्प, वह एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शंस है, शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है वो।
और वह ट्रांसलेटेड अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, जबकि जो बुकर प्राइज मिलता है वह मूल अंग्रेजी रचना को मिलता है, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो ट्रांसलेटेड किताब को मिलता है। तो बुकर प्राइज की जो पुस्तक होती है उस शॉर्ट लिस्ट होने के लिए उसे क्या जरूरी है, अंग्रेजी में प्रकाशित होना चाहिए, और यहाँ जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए अंग्रेजी में उसका अनुवाद होना चाहिए। एक जो है मई में बुकर पुरस्कार जो है मई में घोषित होता है, और इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वह नवंबर में घोषित होता है। दोनों में 50,000 पाउंड की राशि है विजेता को मिलती है। तो जो बुकर प्राइज है वो केवल विजेता को ही मिलता है, लेकिन जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है उसमें विजेता और उसके यानी लेखक और उसके अनुवादक दोनों के बीच जो है राशि बट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल के लिए नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर।